नमस्कार मित्रों, मैं हूं राकेश अचल और चक्षुदर्शी के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है उन लोगों का भी जो महाकुंभ में डुबकी लगा आए हैं, और स्वागत है उनका भी जो डुबकी नहीं लगा पाए हैं। दरअसल आज मैं जो बात करने जा रहा हूं, मैं महाकुंभ की बात तो करूंगा लेकिन बहुत कम। असली बात मैं करने वाला हूं गंगा जल की। गंगा जल जिसे हमारे यहाँ बुंदेलखंड में अमरमूर कहते हैं, अमरमूर यानी अमृत की जड़। और गंगा जल का जो हमारे यहाँ धार्मिक आध्यात्मिक महत्व है वो आप सबको मालूम है कि जब आदमी अपनी अंतिम सांस भी लेता है तो चाहता है कि उसके मुख में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दी जाएं ताकि वो शांति से एक अपने नई यात्रा पर जा सके, प्राण अपने त्याग सके। गंगा के पानी को हम लोग रोगों का और शोक के निवारण का भी माध्यम मानते हैं, और आज से नहीं मानते हैं, पीढ़ियों से ये धारणा हमारे यहाँ है। और गंगा जल हमारे यहाँ नकारात्मक जो घर में शक्तियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए उसका छिड़काव होता है, लेपन में प्रयोग करते हैं, हवन में प्रयोग करते हैं, पंचामृत में प्रयोग करते हैं। लेकिन पहली बार गंगा जल को लेकर के, जिसे कहते हैं ना गाना, फिल्मों में, हमारे फिल्मों में गाना भी है, गंगा तेरा पानी अमृत। तो गंगा के पानी को अमृत मानने वाले इस देश में अब जो टकराव है वो वैज्ञानिकों और नेताओं के बीच में है। वैज्ञानिकों और उन वैज्ञानिकों के बीच में भी है जो सनातनी है और जो शुद्ध रूप से वैज्ञानिक है। अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले की बात है, शायद 17 फरवरी की बात है, तो एनजीटी में एक रिपोर्ट पेश की गई गंगा जल के शुद्धि के जांच को लेकर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से। उसमें कहा गया कि जो गंगा जल है वो अब आचमन के लायक भी नहीं रहा, स्नान के लायक भी नहीं रहा। इससे लोगों को नुकसान होने की संभावना है, आशंका है। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि गंगा जल में जो बैक्टीरिया है उसका बहुत, जो हानिकारक बैक्टीरिया उसका बहुत उच्च स्तर पाया गया है, और जो टोटल क्लोरोफॉर्म की मात्रा पानी में होनी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी गई है। और 5-6 सैंपल लिए गए। उसके बाद एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह किया कि वो श्रद्धालुओं को गंगा जल की शुद्धता के बारे में अवगत कराएं। तो जाहिर है कि सरकार उत्तर प्रदेश की, जिसने कि इस गंगा के किनारे लगे महाकुंभ से, इस शताब्दी के और पिछली शताब्दी के सबसे चर्चित महाकुंभ से 3 लाख हजार करोड़ की आमदनी की हो, तो वो क्यों गंगा जल को अशुद्ध और अमानक कहेगी। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है उसे दो टूक खारिज कर दिया और कह दिया कि गंगा जल न सिर्फ शुद्ध है बल्कि आचमन के योग्य है, स्नान के योग्य है। अब बात यह है कि लोग योगी आदित्यनाथ की बात माने या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात माने या हमारा जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसकी बात माने। तो ये धर्म संकट पैदा हो गया है। और हमारे यहाँ धर्म संकट से उबरने के कई तरीके हैं। एक तो वैज्ञानिक तरीका है, जो वैज्ञानिक रिपोर्ट दे रहे हैं, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड रिपोर्ट दे रहा है, हमें उसको मानना चाहिए, हमें एनजीटी की बात मानना चाहिए, लेकिन हम किसी की नहीं मानते। हम अगर ये वैज्ञानिक रिपोर्टें मानने लगे तो हमें गैर सनातनी कहा जाना शुरू कर दिया जाएगा, कहना शुरू कर दिया जाएगा कि हम जानबूझकर लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हमारा तो इन रिपोर्टों के आधार पर ही आज आपसे बात करने का मन इसलिए हुआ क्योंकि इससे अब संभ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के हर घर में ये जो बोतल है, ये आप देख रहे हैं, इसमें गंगा जल है। गंगा जल की ऐसी बोतलें, छोटी बड़ी बोतलें मिल ही जाएंगी, पूजा स्थल पर ये रखी ही रहती हैं। बिना गंगा जल के हमारे यहाँ तो कोई पूजा कार्य होता ही नहीं है, तो इसलिए इसको रखना एक अनिवार्यता है। और गंगा जल की पवित्रता को और उसकी मांग को देखते हुए भारत सरकार का जो डाक विभाग है वो भी गंगा जल की बोतलें पानी की बेचता है, और दूसरी निजी कंपनियों ने भी गंगा जल के नाम से कई ब्रांड बना रखे हैं जो ये दावा करते हैं कि ये शुद्ध गंगा जल है।
अब गंगा जल को की शुद्धता को लेकर के एक तरफ नेता हैं, एक तरफ हमारे भारत सरकार की संस्थाएं हैं, एक तरफ कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके हैं, लेकिन वो घोर सनातनी है, उनकी सत्तारूढ़ दल की में गहरी आस्था है। एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अजय सोनकर साहब, पद्मश्री से सम्मानित हैं। वो अंडमान में सीप के टिश्यू कल्चर से मोती बनाने को लेकर के खूब चर्चा में आए थे। उनका ये कहना है कि इस गंगा जल में कोई भी अमानक चीज नहीं है, इसमें तो 1100 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इसमें इन बैक्टीरियाओं में अगर कुछ हानिकारक बैक्टीरिया होते भी होंगे तो एक बहुत महाबैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ये सारे हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है और गंगा को प्रदूषण से बचा लेता है। अब इसी तरह से इलाहाबाद, जिसको आप इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहते हैं, वहाँ के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान केंद्र के एक प्रोफेसर हैं उमेश कुमार सिंह। उनका भी कहना है कि ये जो गंगा जल के बारे में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की जो रिपोर्ट आई है ये ठीक नहीं है, इसको सही ढंग से तैयार नहीं किया गया, इसके आंकड़े संदिग्ध हैं, इसलिए इसको दोबारा से इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक उमेश कुमार की तरह ही बिहार में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है साउथ बिहार में, उसके एसोसिएट प्रोफेसर हैं आर.के. रंजन साहब। वो भी कहते हैं कि पर्यावरण के और प्रदूषण, गंगा के जल के प्रदूषण को लेकर के जो डाटा आए हैं वो बहुत संतोषजनक नहीं है, उनकी फिर से परीक्षण होनी चाहिए। अब हालांकि 6 जगह से डाटा केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने लिए थे और उनकी बाकायदा जांच कराई थी। अब सवाल ये है कि क्या केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की जांचशालाएं जो हैं, प्रयोगशालाएं, वो घटिया हैं, या फिर प्रोफेसर उमेश कुमार साहब की जो अपनी निजी प्रयोगशाला है वो बहुत बढ़िया है। तो ये बड़ी संभ्रम की स्थिति है, तो इसकी तो अब उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग महाकुंभ से अभी स्नान करके लौट रहे हैं भगदड़ के बाद की स्थितियों में, आज की तारीख में, उन लोगों ने कहा है कि गंगा का जो जल है वो देखने में और उसमें बिल्कुल सीवर के गटर के पानी जैसा हो गया है, लेकिन लोग फिर भी उसमें आस्था की डुबकियां लगा रहे हैं और गिन के लगा रहे हैं, कोई 11, कोई 21, कोई 41, कोई 51। मतलब उनके ऊपर गंगा जल के प्रदूषित होने की रिपोर्टों का कोई असर है नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आस्था का मामला है। भले ही उसमें आप अगर देखें, सरकारी आंकड़ों पर भरोसा करें तो 57 करोड़ लोग जिस पानी में स्नान कर रहे हों, और उस पानी को प्रदूषित होने से भगवान भी नहीं रोक सकता, वो लोग भगीरथ भी नहीं रोक सकते जो इस गंगा को धरती पर लेकर आए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि नहीं, गंगा बिल्कुल पवित्र है, गंगा में कोई प्रदूषण नहीं है, गंगा में कोई हानिकारक बैक्टीरिया नहीं है, गंगा में स्नान करने से कोई रोग नहीं होगा, गंगा का जल का आचमन करने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। अब इस बात को लेकर के केवल वैज्ञानिकों और नेताओं में नहीं ठनी है, सार्वजनिक जीवन के लोगों में भी ठन गई है। एक बहुत प्रसिद्ध गायक है हमारी फिल्मी दुनिया के, किशोर ददलानी साहब, उन्होंने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे दी कि वो गंगा जल का आचमन करके तो दिखा दें। गंगा जल पीने लायक ही नहीं है, वो इतना प्रदूषित हो चुका है, उसका रंग बदल चुका है, उसका रूप बदल चुका है, उसका स्वाद बदल चुका है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ना ददलानी की बात मानने को तैयार है, ना केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की बात मानने को तैयार है, और ना ही एनजीटी राष्ट्रीय जो हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी बात मानने को तैयार है। उनका टेसू वहीं अड़ा के गंगा जल तो पवित्र है, गंगा जल आचमन के लायक है, गंगा जल से किसी को कोई रोग नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो रोग नाशक है और ये तो शोक नाशक है। निश्चित तौर पर हमारी धारणाओं में गंगा जल का यही महत्व है। हम गंगा जल का जो पंचामृत में भी इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए कि उसको अति पवित्र मानते हैं, अमृत तुल्य मानते हैं। लेकिन अमृत को अगर आप 57 करोड़ लोगों से स्नान करा देंगे
तो वो कैसे शुद्ध रहेगा, ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। इसका उत्तर कोई देने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि महाकुंभ में सरकार ने हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है, 10,000 15,000 करोड़ कितना किया है इसका एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं आया है, लेकिन ये आंकड़ा सरकार ने जरूर दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस गंगा के किनारे चल रहे महाकुंभ से 3,00,000 करोड़ की आमदनी हुई है। तो इस गंगा जल को शुद्ध रखने के लिए सरकार की ओर से ऐसा नहीं कोशिश न की गई हो, बहुत कोशिश की गई है। करीबन 600 करोड़ रुपए तो केवल गंगा जल को शुद्ध करने पर खर्च किए गए हैं। करीबन 425 STP केंद्र लगाए गए हैं। 425 MLD सीवर का जो पानी होता है, सीवेज का पानी होता है, उसके शुद्धिकरण के लिए करीबन 10 STP केंद्र लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर सरकार की इसमें कोई कोताही नहीं होगी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जनजीवन से खिलवाड़ तो कोई सरकार करना नहीं चाहेगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति, कोई वैज्ञानिक इस बात में तथ्य पेश करता है तो उसे सिरे से खारिज कर देने की भी कोई तुक मेरी समझ में नहीं आती है। विज्ञान अपनी जगह है, धार्मिक आस्थाएं अपनी जगह हैं, और इतने बड़े देश में जहाँ धार्मिक आस्थाएं अब राजनीतिक निर्णय करने लगी हैं, वहाँ वैज्ञानिकों को अपनी विश्वसनीयता को कायम रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अब टकराव दो तरह के लोगों में, एक वो वैज्ञानिक हैं जो खुद सरकार में बैठे हैं, और एक वो वैज्ञानिक हैं जो अपनी निजी प्रयोगशालाओं के जरिए अपने प्रमाण देने में लगे हुए हैं, और जो सरकार का पक्ष पोषण कर रहे हैं, जो NGT की और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की जो जांच रिपोर्ट है उसे नकारने में लगे हुए हैं। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो द्वंद्व है और वो भारी है, कहीं ना कहीं दाल में काला है, और जो हमारा गंगा का जल है जो अमृत समान माना जाता है, अमृत तुल्य माना जाता है, उसमें कहीं ना कोई खोट जरूर है। बेहतर हो कि इस जो संदेह का वातावरण इन जांच रिपोर्टों और प्रतिस्पर्धी दावों की वजह से बना है देश में, इसे दूर करने के लिए सरकार DRDO जैसी जो बहुत विश्वसनीय एजेंसियां हैं भारत सरकार की ही, उनसे गंगा जल का परीक्षण करा ले। और अलग अलग घाटों, गंगा तो देश में 2-2.5 हजार किलोमीटर तक बहती है, तो वहाँ बात प्रदूषण की नहीं हो रही है, प्रदूषण हो रही है प्रयागराज में से बहने वाली गंगा का और सरस्वती और यमुना के जल की। तो इसके बारे में DRDO से जांच कराई जानी चाहिए, और बेहतर हो, क्योंकि ये जनजीवन से के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय इसमें संज्ञान ले और इस विवाद को निपटाने में अपनी भूमिका निभाए। लेकिन अब हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ अनुरोध कर सकते हैं, उससे उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। ऐसा करने की कोई शक्ति हमें संविधान से प्राप्त नहीं है। लेकिन एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम देश की जनता को आगाह करें कि गंगा का जो पानी है भले ही अमृत हो, लेकिन उसका इस्तेमाल आचमन करते समय ध्यान रखें, स्नान करते समय ध्यान रखें। आप देखें कि बहुत से लोग जो अभी महाकुंभ से वापस आए हैं वो अस्वस्थ हो गए हैं। मध्य प्रदेश के तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बीमारी की खबर तो सबको मालूम ही होगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें वहाँ से महाकुंभ से लौटने के बाद तरह तरह की समस्याएं हुई हैं, लेकिन इनको एकजाई नहीं किया जा सकता, इसलिए इनकी कोई आधिकारिक रिपोर्ट, आधिकारिक जानकारी लोगों के पास नहीं है। लोग आस्था से इतने अभिभूत हैं, इतने ज़्यादा गहरी आस्था है गंगा जल को लेकर के और महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर के, कि लोग भी सरकार की तरह, उत्तर प्रदेश सरकार की तरह केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के, नियंत्रण बोर्ड की जांच रिपोर्ट पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि अभी तक हमारे देश में केंद्रीय चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय, CBI जैसी संस्थाएं संदेह के घेरे में होती थी, लेकिन अब
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एनजीटी जैसे जो हमारे संस्थान हैं, ये भी संदेह के घेरे में आ गए हैं। ये भी अब राजनीति की भेंट चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम विज्ञान के जिस दौर में से गुजर रहे हैं, उस दौर में आस्था का अपना महत्व है, लेकिन विज्ञान का अपना महत्व है। आस्था और विज्ञान के बीच में टकराव की इस स्थिति को टालने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमने इसमें देर की तो इसका हमको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, बहुत बड़ी आबादी देश की, अगर सरकारी आंकड़ों पर हम भरोसा करें, 57 करोड़ की आबादी ने इस गंगा में अभी पिछले 1 महीने में डुबकियां लगाई हैं। तो ज़रूरी है कि सरकार, केंद्र की सरकार हस्तक्षेप करे। डीआरडीओ के तमाम सेंटर्स हमारे देश में हैं जो बहुत विश्वसनीय हैं, जिनकी अन्वेषण बहुत विश्वसनीय है, जिनकी जांच रिपोर्ट बहुत विश्वसनीय है। तो एनजीटी की ये ड्यूटी बनती है, और भारत सरकार की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो गंगा जल के प्रदूषण संबंधित रिपोर्ट है उसको डीआरडीओ को भेजे और उसकी जांच कराए, और जांच के नतीजों से देश को अवगत कराए। अगर कुछ गड़बड़ है तो आगाह करे लोगों से कि भाई परहेज करें गंगा जल से कुछ समय के लिए, जब तक कि वो शुद्ध नहीं हो जाती। और अगर ठीक ठाक है तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। गंगा जल का आचमन करने से पहले आप भी अपने मन से पूछें कि आप जिस गंगा जल का आचमन कर रहे हैं वो क्या सचमुच आपको रोग और शोक से मुक्त करा रहा है, या आप उस आचमन के जरिए बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।